टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन देखते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रोनाउन वर्ड दो वर्ड से बन के मिल के बना है हमारा। एक वर्ड है हमारा प्रो, दूसरा वर्ड है हमारा नाउन। ठीक है, अब प्रो वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, प्रो वर्ड आपने बहुत बार सुन रखा होगा, पबजी तो खेली होगी सभी ने, तो वहां पे आपने वर्ड सुना है प्रो प्लेयर होता है पबजी में। उसका मतलब क्या होता है, जिसको थोड़ा सा अच्छा खेलना आता हो उसको हम बोलते हैं प्रो प्लेयर। ठीक है, तो प्रोनाउन वर्ड का मतलब ये हमारा क्या होगा, प्रो का मतलब होता है एडवांस, और नाउन हमने पहले पढ़ ही रखा है। तो प्रोनाउन वर्ड का हमारा मतलब क्या हुआ, नाउन का एडवांस वर्जन। ठीक है, अब अगर ये नाउन का एडवांस वर्जन है तो ये काम क्या करेगा, नाउन को रिप्लेस करने का काम करेगा। ठीक है, रिप्लेसेस ए नाउन। तो प्रोनाउन हमारा क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, जिसको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, वही हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब प्रोनाउन में सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। ठीक है, सबसे पहली टाइप हमारी जो है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो क्या होती है, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल वर्ड का मतलब क्या हुआ, देखो पर्सन, पर्सनल वर्ड यहाँ भी देखो पर्सन है और उसके साथ में क्या लगा हुआ है, एल। और एल का मतलब क्या होता है, एल जब भी सफिक्स होता है किसी भी वर्ड के पीछे तो एल का मतलब होता है रिलेटेड टू। तो पर्सनल का हमारा मतलब क्या होगा, रिलेटेड टू पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू पर्सन, यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन से रिलेट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब ये पर्सनल प्रोनाउन हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे होते हैं 3 टाइप के। कौन से टाइप है हमारे, सबसे पहला टाइप होता है अपना फर्स्ट पर्सन। ठीक है, दूसरा टाइप जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, सेकंड पर्सन। और थर्ड हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन। पर्सन प्रोनाउन अपने 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन को हम बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं, स्पीकर। ठीक है, अब स्पीकर वर्ड का मतलब क्या हुआ, बोलने वाला। स्पीक का मतलब होता है बोलना और ईआर मतलब करने वाला, तो स्पीकर कौन हुआ, बोलने वाला। ठीक है, सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन को हम लोग बोलते हैं लिसनर बोलते हैं। अब लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना, और ईआर मतलब करने वाला, तो लिसनर कौन हो जाएगा, सुनने वाला। तो फर्स्ट पर्सन हमारा हुआ स्पीकर, बोलने वाला, और सेकंड पर्सन हमारा कौन हुआ, लिसनर, सुनने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन हमारा कौन हुआ, अदर देन स्पीकर एंड लिसनर। स्पीकर एंड लिसनर, यानी स्पीकर और लिसनर को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो हमारे लिए सारे के सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ, बोलने वाला। भाई यहाँ पे अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए क्या प्रोनाउन यूज करूंगी, आई का यूज करूंगी। तो फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, एक तो होता है आई, अगर कोई अकेला पर्सन है तो। अब मान लो मेरे साथ कोई और इंसान भी है यहाँ पे, वो भी बोल रहा है, तो फिर हम अपने लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे क्या, वी। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में अपने 2 प्रोनाउन आते हैं, एक आता है आई, एक आता है वी। ठीक है, सेकंड पर्सन लिसनर। अब लिसनर का मतलब हुआ सुनने वाला। भाई अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे सुन कौन रहा है, आप सभी लोग सुन रहे हो, तो आप लोगों के लिए मैं क्या प्रोनाउन यूज करूंगी, भाई ये देखना है, मुझे देखना है कि मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या प्रोनाउन यूज करूंगी आप लोगों के लिए। तो मैं यूज करूंगी किसका, यू का। तो लिसनर जो सेकंड पर्सन हुआ वो क्या होता है, यू होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। अब मुझे और आप लोगों को, हम हमें छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं हमारे आसपास, वो सभी के सभी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी हमें छोड़ के बाहर अगर कोई मेल बैठा हुआ है तो उसके लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ही का। ठीक है, अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे हम शी का। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, इट का। और इन सभी के लिए किस प्रोनाउन का यूज करेंगे,
दे का। तो थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन में हमारे 4 प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन में 2 होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन होता है हमारा, यू। ठीक है, तो आपको अलग अलग पता होना चाहिए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि फर्स्ट पर्सन हमारा कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है। ठीक है, अगर ऐसे ना याद रख पाओ तो एक और तरीका है कि जो आपसे खुद से रिलेट करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आपकी लाइफ में आप खुद आते हो, तो आप खुद के लिए अपने लिए जो प्रोनाउन का यूज करोगे वो कौन से होंगे, हमारे फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। और उनमें 2 ही प्रोनाउन होते हैं हमारे, या तो आई या फिर वी, आई और वी, जिसमें आप खुद इंक्लूड होते हो। ठीक है, और सेकंड पर्सन हो जाएगा सामने वाला जो सुन रहा है आपकी बातों को जब आप बोल रहे होते हो, तो वो हो जाएगा यू। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम इन प्रोनाउन के केसेस पे। ये तो थे हमारे 3 टाइप के जो प्रोनाउन होते हैं पर्सनल वो। इसके अलावा इनके सबके केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब उन केसेस की बात कर लेते हैं कि किस केस में कौन सा प्रोनाउन आता है हमारा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अगर हम सब्जेक्टिव केस की बात करें तो सब्जेक्टिव केस में हमारे प्रोनाउन जो अभी हमने लिखे हैं, आई, वी फर्स्ट पर्सन के अंदर, यू सेकंड पर्सन के अंदर और थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट और दे। ठीक है, ये सारे के सारे जो हमारे होते हैं ये हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं। सब्जेक्टिव केस का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जाएंगे वो कौन से केस होंगे, हमारे सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस भी नाम से ही पता लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। और पॉजेसिव केस कौन सा होता है, जहां पे पोजेशन बताया जाए, अधिकार बताया जाए, वो कौन से केस होते हैं, पॉजेसिव केस होते हैं। ठीक है, तो हम ये टेबल है हमें याद रखनी पड़ेगी। पॉजेसिव केस क्या क्या होते हैं, माई होता है, वी का आर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है और दे का देयर होता है। ये हमारे होते हैं पॉजेसिव केस। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा, आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। सब्जेक्टिव केस भी यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहेगा। ठीक है, अगर ही की बात करें तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। सी का भी आपका पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, पॉजेसिव केस भी हर होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी आपका हर होता है। ठीक है, इट का भी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, इट, इट्स, इट। और दे की अगर बात करोगे तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो ये टेबल है जो आपको याद रखनी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग भी, और सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, अब हमने जो प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है, जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन केसेस की बात करूं जो हमने अभी पॉजेसिव केस पढ़ा है, इनके साथ तो हस आता ही हमेशा नाउन है। आपने बहुत बार ये सुना होगा, माई माई स्कूल, माई क्लास, माई टीचर, आर हाउस। बहुत बार आप ये वर्ड सुनते हो। अब ये देखो, ये तो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। अब नाउन से पहले हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं क्या, नाउन से पहले प्रोनाउन तो यूज नहीं होता है। इंग्लिश में जो एक स्ट्रक्चर रहती है, स्ट्रक्चर क्या रहती है, हमेशा आपको लास्ट में स्टार्टिंग हमेशा क्या मिलता है, लास्ट में नाउन। और नाउन से पहले नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आप जिस वर्ड का यूज करते हो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव से पहले अगर एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करना पड़े तो वो वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। और अगर एडवर्ब से पहले भी जरूरत पड़ी तो हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का। तो ग्रामर में ये सीक्वेंस होती है लिखने की कि पहले आप आर्टिकल लिखोगे, आर्टिकल के बाद आप नाउन लिख सकते हो अगर आपके पास एडजेक्टिव और एडवर्ब प्रेजेंट नहीं है तो। और अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब प्रेजेंट है तो आप नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखो, फिर एडवर्ब लिखो, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल। तो अगर ये वर्ड हमारा नाउन है
तो नाउन से पहले प्रोनाउन आने का तो कहीं भी सवाल नहीं उठता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है हमारा, ये हमने जो पॉजेसिव पढ़े हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, वो एक्चुअल में पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होते, वो क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। टेबल को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। ये जो हमने लिखे थे पॉजेसिव केस, ये एक्चुअल में पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं थे, ये क्या थे, पॉजेसिव एडजेक्टिव थे, ठीक है। तो रियल में पॉजेसिव प्रोनाउन का जो केस होता है वो देखते हैं क्या होता है। अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, आई का होता है माइन, ठीक है। वी का होता है आर्स, यू का होता है योर्स, ही का होता है हिज। ही के सेम होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव भी और पॉजेसिव प्रोनाउन भी। हर का होता है, सी का होता है हर्स, इट का होता है इट्स, और दे का होता है देयर्स, ठीक है। तो ये जो केस होता है हमारा, ये होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन का। और जो हम लोग टेबल में पढ़ते हैं वो एक्चुअली पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होते, वो क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और वो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमेशा यूज किससे पहले होते हैं, नाउन से पहले यूज होते हैं। और नाउन से पहले यूज होने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, हमने लिखा दिस इज माई हाउस, ठीक है। या फिर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस हाउस इज माइन, ठीक है। दोनों तरीके से लिख सकती हूँ, सेंटेंस दोनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है। गलत जो दोनों में डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच का है। देखो यहाँ पे लास्ट में अगर नाउन लिखा हुआ था तो नाउन से पहले हम लोगों ने जो यूज किया वो कौन सा केस यूज किया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का केस यूज किया है। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास आगे कोई भी नाउन प्रेजेंट नहीं था, तो अगर नाउन प्रेजेंट नहीं है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का। तो यहाँ ध्यान रखना भाई, गलती से भी यहाँ माइन कर दोगे तो गलत हो जाएगा, और अगर यहाँ माई कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है और माइन जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इन बातों का, कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन का केस है, कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद आगे चलते हैं कि सब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है और कहाँ यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता लग ही गया होगा, सब्जेक्टिव केस है तो यूज भी किसकी जगह पे होगा, सब्जेक्ट की जगह पे। और अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो किसकी जगह यूज होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे। देखते हैं कैसे यूज होते हैं ये। अब आपको जनरल सेंटेंस की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। जनरल स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो। और हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज करोगे, वर्ब का। और उसके बाद किसका यूज करोगे, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सेंटेंस की जनरल स्ट्रक्चर यही होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे। तो अगर आपको कहीं भी वर्ब से पहले यूज करना पड़े तो कौन सा केस यूज करोगे, सब्जेक्टिव केस यूज करोगे, क्योंकि वो जगह किसकी है, सब्जेक्ट की जगह है। और अगर आपको वर्ब के बाद में यूज करना पड़े तो वर्ब के बाद में जगह किसकी है, ऑब्जेक्ट की, तो यूज कौन सा केस करोगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे। जैसे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लिखना चाहूं, मैंने लिखा शी इनवाइटेड मी टू द पार्टी, सिंपल सा एग्जांपल है। अब देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब वर्ब से पहले अगर हमें जरूरत पड़ी यूज करने की प्रोनाउन, तो कौन सा केस यूज किया है हमने, सब्जेक्टिव केस का ही यूज किया है। वर्ब के बाद अगर यूज कर रहे हैं तो कौन सा केस यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ हर लिख देंगे तो भी सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ आई लिख दूं तो भी सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी अपनी जगह पे ही हमें यूज करने होते हैं प्रोनाउन के
केसेस। तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करोगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज आपको कहाँ पे करना है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज आप हमेशा वहीं करोगे जहां आपको बाद में नाउन दिया हुआ हो। अगर नाउन दिया हुआ है तो नाउन से पहले आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज करना है। बगैर नाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी यूज नहीं होता है, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दो एग्जाम्पल लिखे हैं हमने, ठीक है। देखो, माई फादर डिड नॉट अप्रिशिएट मी गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। अब अगर ये देखो, ये फादर लिखा हुआ है, फादर क्या है? नाउन है। तो नाउन से पहले हमने केस कौन सा यूज करना है? पॉजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करना है। पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया हुआ है तो अपनी जगह ये तो सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, डिड नॉट अप्रिशिएट। अब अप्रिशिएट आपका वर्ब है, वर्ब के बाद हमें कौन सा केस यूज करना होता है? ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। लिखा भी कौन सा केस हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन देखो, इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। अब दिक्कत आती है ये, अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिख दूं तो इस वर्ब के अकॉर्डिंग तो ये सही है, लेकिन इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये फिर बाकी सेंटेंस के साथ कनेक्ट नहीं होगा। अगर हमारा सेंटेंस यहीं तक ही कंप्लीट हो जाता तो हमारा सेंटेंस सही था एकदम, कि वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आ गया। अब ये जो हमने आगे लिखा ये सेंटेंस से कनेक्ट नहीं होता है अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करती हूँ तो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी है ये है क्या, किस चीज का ये काम कर रहा है। उसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए वर्ब का फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का, ठीक है। वर्ब आपकी दो टाइप की होती है, फाइनाइट वर्ब होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो आप जनरली पढ़ते हो, हर एक सेंटेंस में यूज करते हो, वो सारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? एक्चुअल में ये जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाती है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है हमारी वो हमेशा वैसी ही रहेंगी, इनका ना तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती ना ही ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती। जैसे अगर मैं एक दो सेंटेंस लिखना चाहूँ, मैंने लिखा आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, ठीक है। मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिखा आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। अब अगर मैं इस आई की जगह पे ही का यूज कर दूं, आई की जगह पे ही यूज किया, हमने सब्जेक्ट को चेंज किया, तो ही यूज करते ही हमें वॉन्ट की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा? वॉन्ट्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी रखनी पड़ेगी? सिंगुलर। लेकिन मैंने इसके बाद टू बिकम ए डॉक्टर इसको लिखा है एज इट इज। क्या मैं यहाँ पे भी बिकम्स करती हूँ क्या? अगर आप बिकम्स करोगे तो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। ऐसे ही अगर हम टेंस चेंज करने की कोशिश करें, अगर हम ये हमारा प्रेजेंट था तो इसको हमने लिखा पास्ट में लिखा, तो क्या आएगा? ही वॉन्टेड टू बिकम ए डॉक्टर, ठीक है। अब अगर हम टेंस को चेंज करते हैं तो भी हमारा इस बिकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब ये वोंट हर जगह चेंज हो रही है, देखो जैसे हमने ही किया तो वोंट्स हो गया, टेंस चेंज किया तो भी चेंज होगी। तो वोंट हमारी कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। और जो बिकम है ये हमारी कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है।
तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का डिफरेंस आपको पता लग गया। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है हमारी, ये फर्दर 3 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी इन्फिनेटिव, एक होती है हमारी जीरंड, और एक होती है हमारी पार्टिसिपल। ठीक है। इन्फिनेटिव भी 2 टाइप के होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। जीरंड का आपका कोई टाइप होता नहीं है। पार्टिसिपल के भी 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बेयर इन्फिनिटी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ना आईएनजी लगता, ना ही इससे पहले टू आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। जिरंड का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब देखो जिरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है वो इनके काम का डिफरेंस है। अगर आप देखोगे इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों हमारे काम करते हैं किसका, नाउन का, और पार्टिसिपल किसका काम करता है, पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव का। ठीक है। तो अगर आपको कहीं सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिले तो 2 काम कर सकता है, या तो जिरंड का या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ठीक है। अब इतनी सारी चीजें हमने क्यों पढ़ी हैं, वापस अपने सेंटेंस पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ पे ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है ये किसका काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है। और जिरंड किसका काम करते हैं हमेशा, नाउन का काम करते हैं। और नाउन से पहले हम कौन से केस का यूज करते हैं, नाउन से पहले हमेशा यूज किया जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ये जो मी है, मी लिखना यहाँ पे हो जाएगा गलत, इस मी की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, माई करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं भी इस टाइप का सेंटेंस मिले जहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा हो और उससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव केस दे रखा हो, तो एक बार ये जरूर रिमाइंड कर लेना कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है ये किसका काम करेगा, जिरंड का। और जिरंड किसका काम करते हैं, नाउन का। और नाउन से पहले कौन सा केस यूज करोगे, हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज करोगे। ठीक है। सेम यही चीज सेकंड सेंटेंस में थी, यहाँ नाउन था, नाउन से पहले हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव केस था, ये तो सही है। लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो ये आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि जिरंड, और जिरंड किसका काम करेगा, नाउन का। और नाउन से पहले हमारा कौन सा केस आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ भी माई ना, मी ना आके क्या आएगा, माई आएगा। ठीक है। तो तीनों केसेस के मतलब पता लग गए, कहाँ हमें सब्जेक्टिव यूज करना है, कहाँ हमें पॉजेसिव यूज करना है, और कहाँ हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा होता है कि प्रीपोजिशन जो होती है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है। जहां कहीं भी आपको प्रीपोजिशन मिले, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस यूज करोगे, हमेशा ही प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे। अब ऐसा क्यों होता है, देखो प्रीपोजिशन नाम देख के ही आपको क्या पता लग रहा है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब क्या होता है, पहले होता है। भाई आप जो एग्जाम की तैयारी करते हो, जहाँ पे 2 एग्जाम होते हैं, तो पहले एग्जाम को आप क्या बोलते हो, प्री, दूसरे को क्या बोलते हो, मेंस। तो प्री का मतलब क्या होता है, जो पहले होता है। तो और पोजिशन का मतलब बोल सकते हो आप प्लेस, स्थान बोल सकते हो। तो प्रीपोजिशन क्या होती है, किसी से जो पहले आती है। अब यहाँ पे किससे पहले आएगी, ये हमेशा पहले आएगी अपने ऑब्जेक्ट से। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट कौन से केस के साथ लिखोगे, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के साथ लिखोगे। तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो हमेशा कौन सी फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं, मैंने लिखा देखो, मैंने एग्जांपल लिखा ही इज सीनियर टू मी। अब यहाँ पे ये जगह सब्जेक्ट की थी,
सब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे ये जो टू लिखा हुआ है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। और अगर टू प्रीपोजिशन है तो टू प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस यूज करना होगा, हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होगा। क्या मी ऑब्जेक्टिव केस है क्या, ऑब्जेक्टिव केस है, तो सेंटेंस हमारा सही है। इस मी की जगह अगर आप और भी कुछ यूज करते हो तो आपका गलत हो जाएगा। हमेशा आपको प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब प्रीपोजिशन क्या क्या होती है ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि कौन से वर्ड हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। एट होता है, ऑन होता है, इन होता है, टू है, सिंस है, फोर है, फ्रॉम है, विद है, अलोंग विद है। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो हमारे प्रीपोजिशन का काम करते हैं। बाय है, बाय भी हमारा प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हमारे प्रीपोजिशन का काम करते हैं। तो अगर आपको कहीं भी ये वर्ड दिखाई दे तो इनके बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव केस से यूज कर देना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं कंपेरिजन पे। अब देखो कंपैरिजन का क्या मतलब है। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। अब तुलना किसकी किसके साथ करोगे भाई, तुलना हमेशा सिमिलर चीजों के साथ करोगे। ये तो है नहीं हम किसी की शक्ल की तुलना किसी के कपड़ों से करने लग जाएं, पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी की भी तुलना कर रहे हो तो हमेशा कंपैरिजन सिमिलर चीजों के बीच में होता है। आप किन्हीं दो इंसान की जो फेस है उसकी तुलना कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दो इंसान है, आप उनके कपड़ों का कंपैरिजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिमिलर चीजें होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो कंपैरिजन हम हमेशा किसके साथ करेंगे, सिमिलर चीजों के साथ कंपैरिजन करेंगे। वही चीज हमारे प्रोनाउन पे भी लागू होती है। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो और कंपैरिजन कौन से केस के साथ कर रहे हो, सब्जेक्ट के साथ अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो हमेशा कौन सा केस यूज करोगे, सब्जेक्टिव केस यूज करोगे। और अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो कौन सा केस यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे, ठीक है। देखते हैं कैसे यूज करेंगे। सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिखा, ही इज बेटर देन मी। अब पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप किन्हीं दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो तो एडजेक्टिव की हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती है, जो कि मैंने यहाँ यूज भी की है। गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, ठीक है। उसके बाद हम हमेशा एक कंजंक्शन का यूज करते हैं और वो कंजंक्शन कौन सा होता है, देन होता है, ठीक है। तो हमने लिखा ही इज बेटर देन मी। अब ये देखो कंपैरिजन हम इस मी का कर रहे हैं, किसके साथ में कर रहे हैं, ही के साथ कर रहे हैं। अब ही कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ हम कौन सा केस यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज ना होके यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़ेगा, ही इज बेटर देन आई, ठीक है। तो जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो हमेशा ये देखना कि कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो। सब्जेक्ट के साथ करोगे तो सब्जेक्टिव केस लिखोगे, ऑब्जेक्ट के साथ अगर कंपैरिजन करोगे तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लिखोगे, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लिखते हैं हम। चले तीन एग्जाम्पल लिखते हैं, अब देखते हैं कि कहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं, माई टीचर स्कोल्डेड हिम मोर देन आई। अब यहाँ पे क्या होता है, आप आई का यूज अगर करते हो तो कंपैरिजन किसके साथ हो जाएगा, आपका टीचर के साथ कंपैरिजन हो जाएगा। तो अगर आप मी का यूज करते हो तो कंपैरिजन किसके साथ होगा, हिम के साथ होगा। तो जब भी आपको तीन चीजों का कंपैरिजन दे रखा हो और दोनों ही जगह यानी सब्जेक्ट की जगह भी और
ऑब्जेक्ट की जगह भी दोनों जगह आपको पर्सन दे रखे हो तो आप सब्जेक्टिव केस का यूज भी कर सकते हो और आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज भी कर सकते हो। अगर सब्जेक्टिव केस का यूज करोगे तो कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा, दोनों पर्सन ही है तो जो कंपैरिजन है वो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हो तो ऑब्जेक्ट की जगह भी हमारा पर्सन ही प्रेजेंट है, तो अगर पर्सन प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल है। यहाँ भी वही चीज है, देखो माय फादर लिखा हुआ है, माय ब्रदर लिखा हुआ है और आई और मी लिखा हुआ है। अब अगर आप आई यूज करते हो तो कंपैरिजन किसका होगा, मेरे पिताजी का और मेरा। मेरे पिताजी भी भाई को प्यार करते हैं, मैं भी भाई को प्यार करती हूँ, लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन करता है, मेरे पिताजी जो है वो ज्यादा करते हैं। अगर मैं मी लिखती हूँ तो कंपैरिजन मेरा और मेरे भाई का हो जाएगा। अब मेरे पिताजी मेरे भाई से भी प्यार करते हैं, मुझसे भी करते हैं, लेकिन हम दोनों में से ज्यादा किससे करते हैं, भाई से ज्यादा करते हैं। तो अगर दोनों ही जगह आपका पर्सन लिखा हुआ है और यहाँ पे भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्वियस बात है पर्सन ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से किसी भी केस का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है पर्सन और यहाँ पर्सन नहीं लिखा हुआ, अगर सब्जेक्ट की जगह पर्सन लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पे पर्सन नहीं लिखा हुआ है, तो कंपैरिजन पर्सन के साथ करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पर्सन ना लिखा हो, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो और यहाँ लिखा हुआ हो पर्सन, तब आप कौन से केस का यूज करोगे, तब यूज करोगे ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। तो यहाँ पे तो थर्ड जो फोर्थ हमारा सेंटेंस है यहाँ पे क्या आएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन किसके साथ पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ही कंपैरिजन पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कंपैरिजन के मामले में अगर सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो सब्जेक्टिव केस, अगर ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करोगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो जो भी हमने प्रोनाउन पढ़े, हमने आई और वी के बारे में पढ़ा। आई और वी जो है उनसे आप फेमिलियर हो, किसके लिए यूज होते हैं पता है आपको। हमने यू के बारे में पढ़ा, यू से भी आप फेमिलियर हो, यू के भी बारे में भी आपको पता है। हम ही शी के बारे में बात करें, ही सी का भी आपको पता है कि अगर आप मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ही का यूज करोगे, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सी का यूज करोगे, अगर आप एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दे का यूज करोगे। लेकिन इट जो है, इट के रोल के बारे में हमें थोड़ा सा कम पता है कि इट का यूज हम कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इट के क्या यूज है, इट का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इट का यूज हम करते हैं किसी डे डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे आप बोलते हो इट्स संडे, इट्स मंडे, इट्स ट्यूसडे, तो वहां पे आप किसका यूज कर रहे हो, सब्जेक्ट की जगह पे इट का यूज कर रहे हो, ठीक है। आपने कोई टाइम बताना है, जैसे मैं बोलूँ इट इज 8 o'clock, इट इज 10 o'clock, तो वहां भी किसका यूज करना है, आपको इट का यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा इट का जो यूज है वो किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जब भी आप किसी नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके लिए यूज कर सकते हो किसका, इट का, ठीक है। इसके अलावा इट का एक और यूज है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो यूज क्या है, डमी सब्जेक्ट। इट का यूज हम कहाँ करते हैं, एज ए डमी सब्जेक्ट करते हैं। अब देखो डमी वर्ड का मतलब क्या होता है, डमी वर्ड का मतलब होता है डुप्लीकेट। आपने डमी वर्ड सुना होगा, जैसे कई बार आपने न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ी होगी जिसपे लिखा होता है कि जैसे कोई एग्जाम होता है तो वहां से कि 10 डमी कैंडिडेट पकड़े गए। तो डमी का मतलब क्या होता है, डमी का मतलब होता है डुप्लीकेट, ठीक है। अब डुप्लीकेट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो कि ओरिजिनल ना हो, है ना। वो डमी कैंडिडेट जो हम बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, जो खुद की जगह पे एग्जाम नहीं देते, किसी और की जगह पे एग्जाम देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डमी कैंडिडेट बोलते हैं। तो डमी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट। और डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, इट कैसा सब्जेक्ट है, डुप्लीकेट सब्जेक्ट है, ये ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है। अब ये डुप्लीकेट सब्जेक्ट है तो इसका काम क्या होगा भाई, इट का, कि किस चीज का काम करेगा ये, इट डुप्लीकेट है, ये क्या करेगा, टू इंट्रोड्यूस मेन सब्जेक्ट। इसका काम होता है मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। अब ऐसा क्या रीजन होता है कि हमें मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, मेन सब्जेक्ट तो खुद भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो हमें जरूरत क्यों पड़ी मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम कई बार बोलते हैं कि मैं हूँ,
और इसकी इंग्लिश बनाते हैं। अगर मैं हूं, इसकी ही आप इंग्लिश बनाना चाहो और इसकी इंग्लिश आप बना दो आई एम, ठीक है। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, आई है, आई के अकॉर्डिंग मैं की इंग्लिश हमने आई बना दी, हूँ की इंग्लिश हमने एम बना दी। लेकिन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत एक छोटी सी होती है स्ट्रक्चर में। दिक्कत क्या होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एम, और आपको पता है ये जो इज एम आर वाज वर ये होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इनको, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब देखो लिंकिंग वर्ब है, अब लिंकिंग वर्ब किसका काम करेगी, लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो अगर ये हमारी एम लिंकिंग वर्ब है तो ये किस चीज का काम करेगी, ये जोड़ने का काम करेगी। और ये जोड़ेगी किसको, हमेशा ये जोड़ती है सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। किसको जोड़ती है, ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है। तो ये जो इजमार वाजवर जो हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ये जोड़ेंगी। अब देखो यहाँ पे ई एम है, हमारी लिंकिंग वर्ब है, ये तो आई तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गायब है। और अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है नहीं तो ये जोड़ेंगे किसको, इनका काम तो फिर अधूरा रह गया। तो इस वजह से हमें क्या जरूरत पड़ती है, इस वजह से जरूरत पड़ती है, जब ऐसी सिचुएशन आए तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी, इट की जरूरत पड़ती है। कि जब लिंकिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट हो और लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़े और हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट हो ही ना, तब वहां हम यूज करते हैं इट का। अब अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, इट इज, चलो देखते हैं यहाँ आई आता है कि मी आता है, यहाँ तक, ठीक है। अब ये इज हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। अब ये जोड़ेगी सब्जेक्ट को किसके साथ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो कौन से केस के साथ लिखा जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर हमारा है तो लिखा भी किस केस में जाएगा, सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो आपको हमेशा यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो जब भी आपको इट स्टार्टिंग में आ जाए, यानी इट हमारा डमी सब्जेक्ट का काम करे, तो इसका काम क्या होगा, मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना। तो जो बाद में लिखा जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट होगा। और अगर मेन सब्जेक्ट है तो कौन से केस के साथ लिखा जाएगा, वो हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ ही लिखा जाएगा। तो दोनों लॉजिक है, अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो भी कौन से केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में, और अगर मेन सब्जेक्ट होगा तो भी कौन से केस में होगा, वो सब्जेक्टिव केस में। तो हमेशा इट के बाद जो यूज किया जाता है वो कौन सा केस यूज किया जाता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाता है, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई आएगा, अगर मी लिखा हुआ है तो गलत है। हो सकता है आपने बहुत बार सुना होगा इट्स मी, बहुत बच्चे होते हैं जो अपने बायो में लिखते हैं इट्स मी, लेकिन वो लिखना ग्रामेटिकली गलत है, ग्रामेटिकली वो सही नहीं है। ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर आप यूज कर रहे हो तो इट हमारा मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम करेगा, ठीक है। डमी सब्जेक्ट ये खुद होता है, और अगर मेन सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप तो मेन सब्जेक्ट भी सब्जेक्टिव केस के साथ ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब इट के बाद ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये कौन सी आप यूज करोगे, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब इट हमारा डमी सब्जेक्ट है, डमी तो है लेकिन सब्जेक्ट तो है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो जो बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होगी हम यूज करेंगे वो भी किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, इसी इट के अकॉर्डिंग ही यूज होगी। और इट अपने आप में क्या है, इट है सिंगुलर, तो इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी यूज करोगे आप, सिंगुलर का ही यूज करोगे। अब यहाँ पे भी देखो मैंने इट के बाद इज का यूज किया है, मैंने इट के बाद एम का यूज नहीं किया है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इट के अकॉर्डिंग यूज होगी, ना कि यहाँ बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे चाहे आई दे रखा हो, चाहे दे रखा हो, चाहे यहाँ पे ही दे रखा हो, चाहे सी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, इट के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो आपको इट के केस में दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो इट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हमेशा इट के अकॉर्डिंग यानी कि सिंगुलर यूज होगी, और दूसरा इट के बाद जो केस आप यूज करोगे वो हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है ये। अगर मैं यहाँ पे दे भी लिख दूं, मैंने लिख दिया इट वर दे, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है यहाँ पे दे सब्जेक्टिव केस लिखा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होना चाहिए।
दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि यहाँ पे वर का यूज ना करके किसका यूज करोगे आप, वॉज का यूज करोगे, ठीक है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा इट के अकॉर्डिंग। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आज यहीं तक करते हैं हम। पर्सनल प्रोनाउन का जो इंट्रोडक्शन था वो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।